अरे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के केमिस्ट्री में। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है रासायनिक बलगतिकी, क्योंकि ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है थ्योरी का। तो इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे अगला चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। तो कर रहा है, यदि प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, 2500 लेटर बचे हैं, उन पर ट्राई करो। जो हमारे अल्फ़ाबेट में है, ये क्या क्या प्लान ए बनाया, नहीं काम किया, प्लान बी बनाओ, प्लान सी बनाओ, प्लान डी बनाओ, प्लान ई बनाओ। क्योंकि क्या है, हमारे पास क्या है, इंग्लिश के क्या आते हैं, 26 लेटर बचे हुए हैं। तो आप कोई भी प्लान बनाओ, क्या करो, आपको सफल होना है। ए नहीं काम करेगा, बी काम करेगा, बी नहीं काम करेगा, सी काम करेगा। तो क्या कीजिए, आप सफलता के लिए क्या होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो कह रहा है छद्म प्रथम कोट की अभिक्रिया। छद्म मतलब क्या होता है, छलावा। मतलब क्या होगा, दिखने में तो कुछ और करेगा काम कुछ और। तो छद्म मतलब क्या होता है, स्यूडो। इसको लिखते हैं स्यूडो, यानी PSEUDO। ये क्या है, स्यूडो पढ़ते हैं। पी क्या होता है, साइलेंट, इसको पढ़ते हैं स्यूडो। इसमें क्या होता है, पी साइलेंट होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, इस अभिक्रिया की परिभाषा, डिफिनीशन क्या होता है, वे द्वि आणविक अभिक्रिया, वे द्विआण्विक अभिक्रियाएं जिनके लिए अभिक्रिया की कोट का मान, जिनके लिए अभिक्रिया की कोटि का मान, अभिक्रिया की कोटि का मान दो न होकर एक होता है। क्या, दो न होकर एक होता है। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं, छद्म प्रथम कोट अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या होंगी, दिखेंगी क्या, द्वितीय कोट की, लेकिन होंगी क्या, प्रथम कोट की अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, छद्म प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती हैं। दिखने में कुछ और हों और असलियत में क्या हैं, कुछ और हों। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, छद्म कोट की अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल, सुक्रोज, यानी शर्करा का जल अपघटन, यानी चीनी का जल अपघटन करते हैं, शर्करा का जल अपघटन, जल अपघटन। जब क्या होगा, इसका जल अपघटन होगा, यानी C12H22O11 का क्या होगा, जब जल अपघटन होगा, H2O मतलब क्या हो, अधिक मात्रा में। H2O क्या है, अधिक। तो अधिक मात्रा में क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, हमने आणविकता में अंतर पढ़ा था, आणविकता और कोट में अंतर पढ़ा था। क्या होता है, आणविकता इसकी क्या होगी, 2, लेकिन कोट क्या जाएगी, 1। क्योंकि क्या होता है, यह अधिक मात्रा पर क्या होता है, तीव्र पर क्या होता है, लागू नहीं होता। मतलब क्या होगा, कम पर लागू होता है। और क्या है, H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो क्या है, इसकी जो अभिक्रिया की कोट होगी, तो वेग इसका हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, C12H22O11। इसका वेग समीकरण कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और कोट किसकी, कोट कितनी हो जाएगी, कोट n बराबर 1। क्योंकि क्या है, यह छद्म कोट की अभिक्रिया है। मतलब क्या कर रही है, देखने में क्या कर रही है,
जब क्या होगा, जो अधिक मात्रा में होगा उसको नहीं लेते हैं। यदि क्या होता है, ये कहता है जल कम मात्रा में है तो इसको क्या कहते हैं, तब लेते हैं। लेकिन क्या करा, अधिक मात्रा में जब कहेगा क्या करेंगे, उसको हम नहीं लेंगे। ऐसे एक उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल 2, एस्टर। एस्टर यानी एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट का जल अपघटन, एस्टर यानी एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन होगा तो बताएगा क्या, CH3 COO C2H5। क्या होगा, जल अपघटन क्या होगा, जल अपघटन क्या होगा, अधिक मात्रा में। जल की क्या है मात्रा, जब क्या हो, अधिक मात्रा। जब कभी अधिक मात्रा है तो क्या हो जाएगी, वह उसकी क्या हो जाएगी, H2SO4 की उपस्थिति में क्या होगा, जल अपघटन होगा तो क्या बनाएगा, CH3 COOH एसिटिक अम्ल प्लस एथेनॉल C2H5OH क्या बनाएगा, एसिटिक अम्ल और एथेनॉल एसिटिक अम्ल व एथेनॉल, एसिटिक अम्ल और एथेनॉल, ये क्या है, एथिल एसीटेट है यानी एस्टर, एथिल एसीटेट, इसी क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। तो इसका वेग समीकरण हो जाएगा, वेग यानी K CH3 COO C2H5 का पावर 1 यानी कोटि N, कोटि N बराबर क्या हो जाएगा, 1। यह क्या है, कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, तो कहेंगे प्रथम कोटि। अभिक्रिया, ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और आणविकता कितनी है, 1 2 2 अणु हैं तो क्या हो जाएगा, आणविकता इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2। तो ये क्या है, छद्म कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए इसकी आणविकता क्या है, 2 है। तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव, जो अभिक्रिया होती है उसके वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग क्या करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसका वेग क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का क्या करते हैं, ताप, किसी अभिक्रिया का ताप, किसी अभिक्रिया का ताप क्या करते हैं, 10 डिग्री बढ़ाने पर उसका वेग 2 गुना क्या होता है, 2 गुना बढ़ जाता है। क्या करेंगे, किसी अभिक्रिया का क्या करें, वेग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ताप बढ़ाएंगे, 10 डिग्री बढ़ा देंगे तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो आइए, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि यदि किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री से क्या करें, 100 डिग्री कर दिया जाता है तब उसका वेग क्या हो जाएगा। आपने क्या कहा, 10 दाहिने 100, 10 गुना हो गया, तो यानी क्या करेंगे, 10 डिग्री बढ़ा क्या, 10 दूना 20, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 20 डिग्री हो जाएगा। तो क्या होगा, 10 डिग्री बढ़ाने पर क्या होगा, 2 गुना हो जा रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, 10 गुना बढ़ा दिए क्या होगा, 20 गुना हो जाएगा। तो इसका वेग क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 10 डिग्री से क्या किए, 20 डिग्री बढ़ाए, 20 से 30, 30 से 40, 40 से बढ़ा 50, 50 से बढ़ा 60, 60 से
70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से क्या हो गया 100 डिग्री बढ़ गया। तो बढ़ किस प्रकार रहा है 10 से 20 डिग्री में कितना 2 गुना हुआ, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60, 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो 2 गुना हुआ तो 4 गुना, 4 गुना फिर 2 गुना हो जाएगा 8 गुना, फिर बढ़ाएंगे क्या होगा 2 गुना हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 32, फिर हो जाएगा 64, फिर 128, फिर 256, फिर लास्ट में हो जाएगा 512। तो आंसर क्या हो जाएगा 512 गुना। अब क्रिया के वेग क्या हो जाएगा 512 गुना हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है आप क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आर्हेनियस समीकरण। तो आर्हेनियस का समीकरण हमको क्या करना है, हमको बस समीकरण जाना है। इसका प्रूफ आज तक कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही नहीं है। जब आज तक नहीं पूछा तो अब पूछेगा भी नहीं। तो हमको क्या करना है, हमको बोर्ड एग्जाम से मतलब है, तो हमको फार्मूले से मतलब है। क्या है फार्मूला कहाँ से आए हमको उससे मतलब नहीं है। हमको क्या करना है फार्मूला देखते हैं। ताप T और वेग स्थिरांक आपको फार्मूले की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और क्या करेंगे हम इसका प्रूफ भी आपको करा देंगे इस फार्मूले का। के संबंध में ताप T और वेग स्थिरांक के संबंध में आर्हेनियस ने क्या किया आर्हेनियस समीकरण बनाई गई। क्या किया गया ताप T और वेग स्थिरांक के संबंध में क्या की गई आर्हेनियस समीकरण बनाई गई, जहां के बराबर होता है e का पावर माइनस EA बटे RT। ये क्या होता है, ये हमारा होता है आर्हेनियस का समीकरण। ये क्या हमारा आर्हेनियस का समीकरण है। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, जहाँ के क्या है, यहाँ पर के है वेग स्थिरांक, के है वेग स्थिरांक, और ये है क्या है आर्हेनियस स्थिरांक। आर्हेनियस स्थिरांक ये क्या है आर्हेनियस स्थिरांक। और ये क्या है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, ये क्या है सक्रियण ऊर्जा। इसको ए को पूर्व चर घातांकी नियतांक भी कहते हैं। इसको ए को पूर्व चर घातांकी नियतांक भी कहते हैं, नियतांक भी कहते हैं। तो और यहाँ पर आर का मान कितना है, आर क्या है गैस के लिए क्या आता है 8.314 जूल केल्विन प्रति मोल। क्या होता है आर क्या है गैस कांस्टेंट होता है, मतलब क्या है गैस स्थिरांक है। तो आर का मान कितना 8.314। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो जो ये समीकरण है, इस समीकरण एक का क्या करेंगे हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लाग लेते हैं। तो समीकरण एक के दोनों पक्षों का लॉग बेस ई लेने पर क्या करेंगे, लॉग बेस ई लेने पर तो आ जाएगा के, आ जाएगा लॉग के बेस ई बराबर लॉग ए बेस ई माइनस ई ए अपान आर टी। जब भी ऐसा कोई हो, मान लीजिए क्या है यहाँ पर देखिए लॉग ई बेस ई, जब भी ऐसा होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो पावर है, जो पावर क्या होता है आगे आ जाता है, तो ई ए अपान आर टी क्या होगा आगे आ गया।
तो अब यहाँ पर इसको क्या है, बेस ई को क्या करेंगे, हमको बदलना है किस में, हमको बेस 10 में बदलना है। क्या लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10 इंटू के बराबर, इसको भी बदलेंगे 2.303 log बेस 10 ए माइनस ई ए अपान आर टी, ये अपान आर टी लिख सकते हैं log के बेस 10 बराबर log ए बेस 10 माइनस ई ए अपान 2.303 आर टी। क्या होगा हमारा log के का मान निकल कर इतना आ गया। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। तो क्या मिल गया, हमारा समीकरण नंबर 2 मिल गया। माना, एक सेकंड, माना मान लेते हैं क्या है, दो ताप T1 व T2 है, T1 व T2 है। ये क्या मान लेते हैं, दो ताप क्या है, T1 और T2 हैं, तो वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक क्या आ जाएगा, K1 व K2 होंगे। तब हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, log बेस 10 K1 अपान K2 बराबर ई ए अपान 2.303 आर इंटू T2 माइनस T1 बटे T1 T2। क्या जाएगा, हमारा मान निकल कर आ जाएगा। तो T1 T2 क्या हो जाएगा, हमारा मान निकल कर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। तो क्या होगा, हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। तो उम्मीद है इस फार्मूले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको इस फार्मूले का मतलब समझ में आएगा। तो आइए क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या करा है, करा यदि के बराबर इतना 2.18 गुणे 10⁻7 ई का पावर माइनस 28,000 बटे टी है, तो सक्रिय ऊर्जा ई की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं के बराबर हमारा फार्मूला होता है ए ई का पावर माइनस ई ए अपान आर टी। क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है के बराबर ई ए अपान आर टी। के बराबर क्या, ए ई का पावर क्या अपान आर टी। तो इतना होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा यहाँ पर के का मान ए है और ए का मान कितना है, इतना है। ई अपान आर टी का मान कितना है, इतना है। तो हमारा ई ए अपान आर टी, ई ए अपान क्या से तुलना करने पर, तो ई ए अपान आर टी बराबर कितना है 28,000 बटे टी। तो क्या होगा, हमारा टी से टी कट गया, आर का मान कितना है, तो ई ए बराबर हो जाएगा 28,000 गुणे 3.14 8.314 8.314। एक सेकंड, गैस नीतांक का मान क्या था 8.314। तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा तो 23,2792 जूल प्रति मोल। क्या होगा, हमारा सक्रिय ऊर्जा ई का मान निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने में क्या होगा, लग रहा है कितना भारी है, लेकिन कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और कितना आसानी से क्या किया हमने आंसर ला दिया। तो बढ़ते हैं आगे। तो
आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं, एक सेकंड, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है किसी अभिक्रिया में 500 केल्विन से 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः इतना और इतना सेकंड है, तो ये की गणना कीजिए। तो यहाँ पर क्या दे दिया, T1 T2 K1 K2 का मान दे दिया और ये का मान पूछ रहा है। तो हल इसका करेंगे, हल। तो इसका हल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा log बेस 10 K2 बटे K1 बराबर EA अपान 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बटे T1 T2। तो अब यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log K1 K2 का मान कितना है 0.2 बटे 0.7। तो क्या है K1 K2 K2 बटे K1 है, क्या होगा 0.07 0.07 बटे 0.02 बराबर ए का मान पूछ रहा है 2.303। आर का मान 8.314 गुणे T2 का मान 500, ये 700 माइनस 500 700 माइनस 500 बटे कितना आ जाएगा 700 गुणे 500। तो कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा log 7 माइनस log 2 log 7 बेस 10 माइनस log कितना 2 बेस 10 बराबर ये अपान इस दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 19.147 गुणे 700 में 500 जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा 200 बट्टे 7 बचे 35 के बाद 4 0 1 2 2 जीरो घट गया और भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 17,500 यानी 1700। 3500 बचा ना, 4 जीरो घट गया 3500 तो क्या होगा 1750। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो क्या हो जाएगा log 7 का मान और log 2 का मान। log 7 का मान हो जाएगा 0.84 और log 2 का मान हो जाएगा 0.30। तो 30-10 होता है तो हम क्या करें, 2 अंक ही ले रहे हैं, जिससे हमको क्या होगा कैलकुलेशन में आसानी। ये अपान 19.147 इंटू आ जाएगा 1/17,500 इंटू 1/1750। तो अब इन दोनों का क्या होगा, गुणा होगा और इसका मान आ जाएगा 0.54 बराबर ये अपान तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट लिखे ये बराबर, अब इन दोनों का क्या गुणा हो जाएगा, इसमें घटेंगे तो क्या आ जाएगा, बचेगा 0.54 गुणे 19.147 गुणे 1750। तो गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा होगा तो आ जाएगा 945 गुणे 19.147 बराबर आ जाएगा 180 93.915 जूल प्रति मोल। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या सक्रिय ऊर्जा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपने क्या किया, आसानी से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर log 7 का मान हमने क्या रखा है, log 7 का मान होता है 0.8451 और log 2 का मान 30-10 तो जानते हैं, यानी 0.3010 क्या होगा। और एग्ज़ाम में आपको ये मान क्या होंगे, दिए रहेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन और कर रहा है कि 298 केल्विन से 10 केल्विन की वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए E की क्या करना है, गणना करना है। तो E का हमको कैलकुलेशन करना है। तो T1 बराबर दिया कितना
298 केल्विन और T2 बराबर दिया कितना 308 केल्विन। तो K1 का मान दिया ही नहीं है, करा क्या वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया का क्या होता है वो गुना। तो K1 बराबर तो K1 दिया है और K2 बराबर क्या जा रहा है 2K1, मतलब क्या जा रहा है K1 का 2 गुना। तो और R का मान होता है 8.314 8.314। अब क्या होता है log K1 अपन K2 log K2 बटे K1 बेस 10 बराबर EA अपन 2.303 RT इंटू T2 माइनस T1 बटे T1 T2। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो K2 बटे K1 मतलब हो जाएगा log बेस 10 यानी 2K1 बटे K1 2K1 बटे K1 बराबर हो जाएगा EA 2.303 इंटू R का मान, यहाँ T का मान तो बगल में दिया ही है ना, T का मान तो पूरा ही है, तो इंटू R का मान 8.314। तो K1 से K1 कट गया, आ गया T1 का मान कितना है 298 माइनस 10 केल्विन बटे 298 गुणे 10। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 298 से क्या हो रहा है 10 केल्विन की क्या रही वृद्धि हो जा रही है। तो 10 केल्विन की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 308 हो गया। ये गलती मत कीजिएगा, क्या कर रहा है 10 केल्विन की क्या हो रही वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही तो मतलब क्या हो गया अंतिम क्या हो गया T2 का मान कितना हो गया 298 10 308। आपने अगर हमने लगा दिया होता तो क्या आप ध्यान देते नहीं, आप भी छाप लेते। तो इसलिए क्या कीजिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कह क्या रहा है क्वेश्चन में। तो 298 गुणे 308 तो हो जाएगा, यहाँ log 2 का मान कितना देगा 0.30 बराबर EA बटे 19.147 इंटू 10 बटे 91,784। तो आइए आगे इसको हल करते हैं। तो 0.30 बराबर EA बटे 19.147 गुणे 10 बटे, तो क्या होगा 10 था क्या होगा दशमलव में बदल देंगे तो हो जाएगा 1 बटे नीचे क्या होगा दशमलव बढ़ जाएगा तो 91,78.4। अब क्या हो जाएगा इसका गुणा क्या जाएगा इधर हो जाएगा तो आपका EA का मान निकल के आ जाएगा 0.30 गुणे 19.147 गुणे 91,78.4। तो टोटल गुणा करेंगे तो EA का मान क्या आएगा, तो EA का मान आ जाएगा 52,721.64 जूल प्रति मोल। क्या हो जाएगा यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 52,721.64 क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि H2O2 के प्रथम कोट के विघटन को निम्न समीकरण द्वारा क्या कर सकते हैं लिखे जा सकते हैं। तो इस समीकरण द्वारा क्या किया गया है लिखा जा सकता है। तो log के बराबर इतना दिया है इतना का पावर 4 K/T। इस अभिक्रिया के लिए EA की गणना कीजिए। तो EA की गणना हम कैसे करेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। तो ये क्या है A का मान कितना है A केल्विन है, ये क्या है A केल्विन मात्रक है, ये जो K है क्या है मात्रक है, ये मात्रक है केल्विन। और ये क्या है सक्रियण ऊर्जा की मान की गणना कर रहा है। तो हम जानते हैं कि log के बराबर log A बेस 10
माइनस ई ए अपान 2.303 आर टी। तो से क्या करेंगे हम, तुलना करने पर से तुलना, जब भी इस प्रकार का लाग के रूप में समीकरण दे क्या करेंगे, ऐसे तुलना करेंगे, या के रूप में क्या करें, ऐसे समीकरण दे क्या करेंगे, तुलना हम करेंगे। तो देखते हैं तुलना करने लायक है कि नहीं। तो तुलना करेंगे, तब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर हमारा ई ए अपान 2.303 आर टी बराबर है यहाँ पर 1.25 गुणे 10 का पावर 4 अपान टी, टी से टी हमारा कट गया, तो आ जाएगा ई ए बटे 2.303 इंटू 8.314 बराबर 1.25 गुणे 10 का पावर 4। अब ये बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 19.147। तो इसको लिख सकते हैं ये अपान 19.147 बराबर 1.25 गुणे 10 का पावर 4। अब यहाँ पर ई ए बराबर हो जाएगा 19.147 गुणे 1.25 गुणे 10 का पावर 4। तो ई ए का मान हमारा सक्रिय ऊर्जा का मान निकल के आ जाएगा 23.9375 गुणे 10 का पावर 4 जूल प्रति मोल। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये का मान क्या हो गया, हमारा निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था सक्रिय ऊर्जा पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो अब आइए बढ़ते हैं हम संघट। संघट होता क्या है, मतलब संघट मतलब क्या होता है, टक्कर। दो चीज़ों का क्या होगा, आपस में टक्कर होगा, तो उससे क्या होगा, उत्पाद का निर्माण होगा, यानी उससे क्या होगी, कुछ ऊर्जा निकलेगी। तो दो चीज़ों के बीच में क्या होगा, आपसी टक्कर। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, स्कूटर का, यहाँ पर स्कूटर और मारुति का क्या हो रहा है, यहाँ पर टक्कर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका और इसका क्या हो रहा है, आपस में टक्कर को आप क्या करें, देख रहे हैं। जब टक्कर होगा तो क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा, कुछ समय के बीच, तो देखिए क्या टक्कर होने के बाद क्या हो रहा है, कुछ क्षण के लिए क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में रुक रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, उत्पाद बन रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, चोट इसको भी लगा होगा, इसको भी कुछ हानि पहुंची होगी। तो ये क्या है, ये क्या है, संघट, यानी क्या है, उसी को कहते हैं टक्कर। ये क्या है, संघट। संघट संघट का मतलब क्या होता है, टकराना। ये क्या हो रहे हैं, दोनों टकरा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है क्या, यहाँ पर टकराने से संघट। संघट मतलब क्या, कोलिजन, इंग्लिश में कहते हैं कोलोजन। संघट यानी टक्कर। तो आइए इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। तो हमारा केमिस्ट्री में डिफिनीशन इसका क्या होगा, कह सकते हैं अभिकारकों के कणों के जो अभिकारक होते हैं, वो तो क्या था हमारा दैनिक जीवन में, भौतिक विज्ञान में था, हम रसायन विज्ञान में संघट का मतलब क्या समझेंगे। तो अभिकारकों के कणों के टकराने से ही उत्पाद का निर्माण होता है। उत्पाद का निर्माण होता है। क्या कर रहे हैं, दो अभिकारक क्या हो रहा है कि कण जब आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, तो उत्पाद का निर्माण होता है। नोट में लिख सकते हैं कि कणों की टक्कर के बाद सक्रिय ऊर्जा, जब क्या होता है, कणों का टक्कर होता है, कणों के टक्कर के बाद सक्रिय जटिल, वो क्या होता है, जब कणों के बीच क्या होता है, टक्कर होता है, तो सक्रिय जटिल
व उसके बाद उत्पाद बनता है। सक्रिय जटिल व उसके बाद उत्पाद बनता है। पहले क्या होगा, जब को दो कण होंगे आपस में टकराएंगे, मान लीजिए क्या है, तो अभिक्रिया देखते हैं, एक अभिक्रिया से समझते हैं। एक अभिक्रिया है, मान लीजिए क्या है, ए प्लस बी, ए से बी में क्या हो रहा है, अभिक्रिया। डायरेक्ट उत्पाद तो बनेगा नहीं, डायरेक्ट क्या होता है, उत्पाद बनता नहीं, क्या है, अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक है। इससे क्या हो रहा है, डायरेक्ट उत्पाद तो बनेगा नहीं। उत्पाद के पहले भी क्या होती है, कुछ चीज़ें बनती हैं, जिसे क्या कहते हैं, सक्रियण जटिल या मध्यवर्ती यौगिक कहते हैं। ए क्या होगा, ए है और बी, ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। क्या होते हैं, आपस में क्या किए, टक्कर किए। तो टक्कर किए तो क्या होगा, इनके बीच क्या होगा, कुछ तो ऊर्जा तो निकली हुई होगी ना। जब टक्कर किए क्या होगा, कुछ समय के लिए क्या, कुछ क्षण के लिए क्या होंगे, आपस में रुक गए होंगे। इसी को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती यौगिक। मध्यवर्ती यौगिक, इसी को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती यौगिक। एक सेकंड, इसको थोड़ा जगह बना लेते हैं। इसे कहते हैं मध्यवर्ती यौगिक या सक्रियण जटिल। सक्रियण जटिल, ये दो चीज़ें क्या करता है, आपस में बनाता है। उसके बाद तब क्या होता है, उसके बाद उत्पाद का निर्माण होता है। तो सक्रियण जटिल बनता है, उसके बाद क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब टक्कर हुआ क्या होगा, कुछ क्षण के लिए दोनों क्या होंगे, आपस में रुके होंगे। तो क्या होगा, ये सक्रियण जटिल का क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो मान लीजिए केस फर्स्ट, दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट में ए और बी क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, ए और बी। तो क्या होगा, ए और बी के बीच क्या होगा, टक्कर तो होगा। तो क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। क्या होगा, सामने से टक्कर हो रहे हैं, तो क्या होगा, सामने से जब क्या होगा, टक्कर होगा तो उत्पाद बनाएगा। तो यह टक्कर क्या हो जाएगा, प्रभावी टक्कर। मतलब ए और बी क्या हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या होगा, ये टक्कर तो प्रभावी होगा। तो प्रभावी टक्कर, जब क्या हो, टक्कर प्रभावी हो, तभी क्या होगा, उत्पाद बनेगा। प्रभावी टक्करों के बाद ही उत्पाद का निर्माण होता है। प्रभावी टक्करों के बाद ही क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। और केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में टक्कर किए। ये क्या हुआ, ऐसे छू कर क्या होगा, बी को निकल जाता है। ऐसे क्या होगा, ऊपर से क्या होगा, ऐसे छू कर निकल गया। और क्या होगा, यह टक्कर क्या होगा, प्रभावी नहीं होगा, तो क्या उत्पाद नहीं बनेगा। तो कह सकते हैं कि किसी कारण से प्रभावी टक्कर न होने पर उत्पाद प्राप्त नहीं हो सकता। कारण से प्रभावी टक्कर न होने पर उत्पाद क्या होगा, किसी कारण से क्या होगा, प्रभावी टक्कर न होने पर उत्पाद नहीं प्राप्त हो सकता। किसी कारण से क्या होगा, प्रभावी टक्कर नहीं हुआ, तो क्या होगा, उत्पाद हमें नहीं मिलेगा। तो कह सकते हैं कि क्या होना चाहिए, हमको प्रभावी टक्कर की आवश्यकता होगी, तो तभी उत्पाद बनेगा। तो आइए जानते हैं, मान लीजिए क्या, ए और बी, ये क्या है, ए और बी क्या है, ये अभिकारक हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच क्या होगा, टक्कर हुआ। और क्या होगा, यहाँ पर सक्रियण जटिल बना। सक्रियण जटिल के बाद क्या हो गया, उत्पाद हमें प्राप्त हो गया।
तो सक्रिय जटिल बनने के बाद क्या उत्पाद प्राप्त हो गया। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट लिख लीजिए, सक्रिय जटिल, सक्रिय जटिल, सक्रिय जटिल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सक्रिय जटिल क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या होती है, सक्रिय जटिल बनाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बनाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है, उसे सक्रिय ऊर्जा EA कहते हैं। जो सक्रिय जटिल है, इसको बनाने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे को क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। या कह सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो संघट यानी कि टक्कर के लिए क्या होती है, अब उत्तरदायी होती है, के लिए उत्तरदायी होती है, के लिए उत्तरदायी होती है, उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। उत्तरदायी होती है, उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। यह क्या है, न्यूनतम ऊर्जा जो टक्कर कराती है। देहली ऊर्जा कहते हैं, जो क्या है, मतलब यह कौन सी ऊर्जा है, न्यूनतम ऊर्जा जो क्या करती है, टक्कर कराती है, उसी को क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं, टक्कर कराती है, उसी को क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्या कहती है, टक्कर कराने का काम करती है, उसी को क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। तो अगला हमारा संघट्ट आवृत्ति। तो संघट्ट आवृत्ति क्या होती है, किसी इकाई समय में, मतलब क्या रहा है, किसी एकांक समय में क्या होगा, निश्चित क्षेत्र में कणों की टक्करों की संख्या को क्या कहते हैं, संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। कह सकते हैं कि किसी इकाई समय यानी क्या हो, एक सेकंड में एक निश्चित क्षेत्र में कणों, निश्चित क्षेत्र में क्या हो, कणों की टक्करों की संख्या को क्या कहते हैं, संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। संख्या को संघट्ट क्या कहते हैं, संघट्ट आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। मतलब एकांक समय में क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र, मतलब मान लीजिए क्या है, एक कोई निश्चित क्षेत्र है, इसमें क्या है, कुछ कण हैं, मतलब एक सेकंड में क्या करें, एक सेकंड में क्या करें, 5 टक्कर। तो एक सेकंड में क्या है, एक सेकंड में 5 टक्कर। तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 5 टक्कर प्रति सेकंड। तो इसको क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, COLLOSION, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। तो सक्रिय ऊर्जा तथा वेग में आइए हम ग्राफ बनाते हैं। तो मान लीजिए एक ग्राफ बनाते हैं सक्रिय ऊर्जा और वेग में। आइए तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो एक सेकंड, तो
यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या हो गया, यहाँ से एक सेकेंड, बहुत मोटा हो जा रहा है, एक सेकेंड, इसको पेन को पतला कर लेते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए क्या आ गया, यहाँ तक जाता है, तो ये हो गया आपका तो ये हो गया सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय, एक सेकेंड, इसको एक सेकेंड, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा, जिससे लिखने में जगह जाए। ये क्या, ये है सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा। और यह क्या, उत्प्रेरक के साथ, मतलब क्या किए, कोई हम उत्प्रेरक लगा देते हैं तो क्या होती है, हमारा अभिक्रिया क्या होती है, तुरंत जल्दी हो जाती है। तो उत्प्रेरक के साथ, उत्प्रेरक के साथ सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा। तो ये क्या है, ये आर अभिकारक है, और क्या बन गया, ये उत्पाद बन गया। तो क्या है, E(A1) और ये है E(A2). तो कह सकते हैं सक्रिय ऊर्जा का मान, तो यहाँ पर कह सकते हैं सक्रिय ऊर्जा का मान, सक्रिय ऊर्जा का मान कम करने के लिए क्या करते हैं, उत्प्रेरक का हम यूज करते हैं। सक्रिय ऊर्जा का मान कम करने पर क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा है, जल्दी समाप्त हो, मतलब क्या, सक्रिय ऊर्जा का मान कम करने से सक्रिय ऊर्जा का मान कम करने से वेग क्या होता है, अधिक हो जाता है। सक्रिय ऊर्जा का मान कम करने से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। ये क्या करते हैं हम, सक्रिय ऊर्जा का मान क्या करते हैं, कम कर देते हैं, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या था, ये सक्रिय ऊर्जा का मान क्या कर रहे हैं, यदि कम कर देंगे तो क्या कर रहे हैं, सक्रिय ऊर्जा का मान क्या करना है हमको, कम करने पर क्या अभिक्रिया का वेग क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये थे हमारे चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। तो थोड़ा सा रिवीजन देख लीजिए, हमने क्या क्या पढ़ा आज। पढ़ा क्या, वह ऊर्जा जो सक्रिय जटिल बनाती है। आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए, सक्रिय, वह ऊर्जा जो सक्रिय जटिल बनाती है, जटिल बनाती है, उसे क्या कहेंगे। इसका आप आंसर कमेंट में दीजिए। करा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो टक्कर कराती है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो टक्कर कराती है, उसे क्या कहते हैं। कौन सी टक्कर उत्पाद बनाती है, कौन सी टक्कर उत्पाद बनाती है। अभिकारक के बाद की अभिक्रिया बीच में क्या होती है, उसके बाद उत्पाद बनता है। तो एक सेकंड में
टक्करों की संख्या को क्या कहते हैं। तो आइए, अगर आपने आंसर दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो पहला क्या हो जाएगा, वह ऊर्जा जो सक्रिय जटिल बनाती है क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा। वह न्यूनतम ऊर्जा जो टक्कर कराती है क्या कहलाती है, देहली ऊर्जा। कौन सी टक्कर उत्पाद बनाती है, प्रभावी। ये टक्कर प्रभावी होगा तो तभी तो उत्पाद बनाएगा, प्रभावी टक्कर, या प्रभावी संघट भी लिख सकते हैं, संघट भी लिख सकते हैं। करा अभिकारक। अभिकारक के बाद क्या बनता है, सक्रियण जटिल बनता है, उसके बाद उत्पाद, सक्रियण जटिल, तब ना उत्पाद बनेगा। एक सेकंड में टक्करों की संख्या क्या कहलाती है, संघट आवृत्त। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर 3 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी अगर 1-2 टॉपिक छूटे होंगे तो हम 1 शॉट में उसको कवर कर लेंगे। तो 3 चैप्टर समाप्त हो गए हैं, इसके 1 शॉट जल्द ही अगले वीक में आ जाएंगे। इस वीक में तो नहीं वादा कर सकते, लेकिन अगले वीक से क्या होंगे, हर वीक को क्या होंगे आपके 1 शॉट आते रहेंगे। तो हमारा चैप्टर हो जाएगा यहीं पर समाप्त। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल हम इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।